राधे राधे। स्वागत है आपका और एक नई बुक समरी के साथ। और आज की बुक समरी है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। चैप्टर 1। एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रांग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वो आपके बेबदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता रहता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं जो इस किताब में आपको ये टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नज़दीकियां बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रूव कैसे करें, इम्प्रेस कैसे करें। मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक क्रिएटिव इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर तो वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें, आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? हैबिट नंबर 1, प्रोडक्टिव बने। प्रोडक्टिव बनने का क्या मतलब? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहें जो भी ओपिनियंस दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्ट नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती। दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्ट नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं। उनसे खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोडक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोडक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोडक्टिव का उल्टा है रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वे खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार स्टीफन कॉवी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कॉवी उस औरत के पास आए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी
और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कॉवी की लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोडक्टिविटी था। वो कॉवी को एक्सप्लेन कर रही थी, अगर तुम प्रोडक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहो तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कॉवी को बताया कि मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान वो होता है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोडक्टिव इंसान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। जय हिंद। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मिल सके आपको नई वीडियो सबसे पहले। जय हिंद। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल चैप्टर 2। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन आपके वैल्यूज आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल, आपका डिस्टेंशन पता होना चाहिए, ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हमें कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराइए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातें और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए। आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद अ एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर किसी प्रिंसिपल जिन पर आप पूरा यकीन रखते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप इन्फिनिटिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर वो जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपको घर में बच्चे हैं, क्या आपके घर में बच्चे हैं, तो आपके लिए घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया तो इसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे का खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लो कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। कि आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी का वैल्यू देते हैं, ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं, या फिर रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिन की शुरुआत करें।
अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट से है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ें कि हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती हैं, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को एवोल्यूट करते रहते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। कुछ लोगों को प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल में दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों हैं, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ही करें। इसका बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंट्रा ने अपने पड़ोसी कोनी से पूछा क्या वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगा। सेंट्रा ने की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंट्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है मगर कुछ रीजंस से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मगर सच में तुम्हारे इस इन्वेस्टमेंट में मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंट्रा को लगा कि जैसे कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए। वो भी पोलाइटली ना बोल सकती है। जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे काम जरूरी थे, इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपनी ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास विल पावर हो, जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, चैप्टर 2। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल या आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हमें कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जैसे कि अपने बच्चों पर ध्यान रखना, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कराना। लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उनके लिए प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराइए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए
प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है। अब वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर वो आपके प्रिंसिपल जिन पर आप पूरा यकीन रखते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इन्फिनेटिव इंसान बन रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपका घर का हर कोना बच्चों के हिसाब से चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपने किचन को अपग्रेड करानी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया और तो इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में आपको इसे फिर से रिपेयर कराने में फालतू पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है, इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि जो भी आपके लिए वैल्यूज के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी और वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर आप पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में भी जो भी चैलेंजेस आए आप उन्हें वैल्यूज़ के हिसाब से चैलेंजेस को फेस कर सकें। हैबिट नंबर 3 है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। तो सबसे पहले ज़रूरी कामों का करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट से भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स से सुपीरियर बनाती हैं, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को एलिविलेट कर सकते हैं। और हम जब लगता है हमें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोगों को कुछ लोगों को प्लानर्स की हेल्प लगती है ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और कुछ बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं है। आपने ये सोचा ही नहीं कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों हैं, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को नंबर पे रखें, पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हो जाए तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपके एग्जाम्पल के लिए एक सेंट्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसने हाँ बोलना पड़ा। सेंट्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सेंट्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंट्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीजन्स से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंट्रा को लगा कि जैसे कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए।
वो भी पोलाइटली ना बोल सकती है। जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा है, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे काम जरूरी थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो बाकी आपके लिए चीज़ें को ना कहना आसानी रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पे पूरा कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास विल पावर हो, जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, चैप्टर 3, हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको और उन लोगों को जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो गया जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और ना ही आप उस पर हावी हों। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और आपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप रहेगा और एक बॉस होने के नाते आप बेशक एग्रीमेंट से उससे जीत जाएं, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में आपका ज़्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए सबसे फायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में अप्लीकेबल है। जब भी आपके पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त, पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में एक और ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट नंबर 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे हमें आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार आप किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? क्या आपने अपनी मन की बात सच में सुनी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का एक तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हमें लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए एक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने से सबसे बेस्ट तरीका ये है किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हमें ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। जब आप
सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं। और मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी से बात सुनेंगे तभी जाकर वो इंसान को अच्छी एडवाइस दे पाएंगे और उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार की बात है, एक आदमी किसी ऑप्टोमिस्टिक के पास गया। उसका कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टोमिस्टिक को बताया कि उसकी क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टिमिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टीमेट्रिस्ट ने कहा, इन्हें पहनो और मैं पिछले 10 सालों से एक चश्मा पहनता आया हूँ, मुझे साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर रखा है, घर पे है, तो तुम ये पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टिमिस्टिक की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस ऑप्टिमिस्ट ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस ऑप्टिमिस्टिक का चश्मा पहन के उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑप्टिमिस्टिक ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचें। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर ऑप्टिमिस्टिक अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो किसी उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टिमिस्टिक की जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही हमें दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। वो भी फिर आपको समझना शुरू कर देंगे। जय हिंद। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सनराइज का मतलब है जब एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है तो दोनों के साथ मिलकर बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरी टीम की मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर एक अकेले इंसान के मुकाबले ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी जैसे आग, टाइफून, अर्थक्वेक होता है तो लोग सनराइज होते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स आ जाती है और सब तुरंत मिलजुल कर सरवाइव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड इंटरफेक्ट करना है। चाहे आप कोई भी ग्रुप हो, अगर आप में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से दुनिया से देखते हैं। हमें समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने, उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह नहीं होता, की तरह हो सकता है कि मुझे ये यंग लेडी नज़र आ रही है, वहीं आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही हैं, तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिनराइज करने के लिए हमें एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा
और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर को देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और दूसरे के विचारों को कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं, दूसरा बंदा गलत। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहसबाजी से करने से बेहतर है और भी कई अल्टरनेट हैं। जब आप दूसरे की व्यू से की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यह था चैप्टर नंबर 4 और हैबिट नंबर 6। बाकी 7 हैबिट के लिए देखते रहिए मेरा चैनल जीपी स्टोरीज इन हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट नंबर 7, शॉर्पन द शॉप। शॉर्पन द शॉप से हमारा मतलब है अपने सबसे बड़े एसेट को शार्प कर रहे, यानी कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एक्सेप्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली और स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। घर पर ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। इस तरह आप अपनी रिस्पेक्ट को रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है कि जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं तो रोज़मर्रा के चैलेंज से हम बेहद थक जाते हैं। तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है और आप प्रे या प्रार्थना कर सकते हैं, म्यूजिक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड है कि आपकी रिपीट किस तरीके से आप अच्छा फील करेंगे। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपनी डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें, खुद को चैलेंज करें। आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी पढ़ सकें। और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते उनके लिए आप YouTube पर बुक समरी सुन सकते हैं। हमारे सोशल और इमोशनल इफ़ेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशन लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से पैदा ही होते हैं। एक दिन हम दूसरों के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया कि अर्न योर नेगवियर लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। अब इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हुए हों। आपको एक आदमी नज़र आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते ही वो आदमी काफ़ी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपना यानी अपनी आरी को शार्पन करने की ज़रूरत हो और आप उससे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतनी बिजी है कि उसके पास शार्प करने यानी आरी को तेज़ करने का टाइम ही नहीं है। अब किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कट करके यानी आरी को तेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह खुद को
भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने एसेट या शार्प करने होंगे। आपको टाइम निकालना और खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं वो तो आपके पास ही है ना। बस उनको शार्प करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है, और इसके और आपके एसेट और आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें शार्प करना कभी ना भूलें। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यह है कि आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट सीखी। हैबिट नंबर 1 है प्रोडक्टिव बने। हैबिट नंबर 2 है एंड को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटी दें। हैबिट नंबर 4 है विन विन सिचुएशन सोचें। हैबिट नंबर 5 है अपनी बात समझाने के लिए बजाय दूसरी की बात को पहले समझें। हैबिट नंबर 6 है सेलराइज, और हैबिट नंबर 7 है अपने एसेट को शार्प करें। हैबिट 1, 2, 3, 4 आपको अपना कैरेक्टर इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशन इम्प्रूव करने की बात कहेंगे। और लास्ट में 7 नंबर आपको आपकी अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन रखने की बात करती है। अब जो भी आपने सीखा उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुनें, और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तभी आपकी हैबिट बन जाएगा। जैसा कि एरिस्टो ने कहा है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि हैबिट ही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।